एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 17 मार्च के लिए केमिस्ट्री के देखिए टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप ये चाहते हैं कि आपको वही कंटेंट मिले, वही प्रश्न मिले जो आपको 17 मार्च के दिन देखने को मिले, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप भटकना नहीं चाहते। यदि आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो पूरा वीडियो आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वही कंटेंट लेकर आई हूँ। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, जो आपको 17 मार्च के दिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ लीजिए आपने सही वीडियो पकड़ा है और सही वीडियो के ऊपर आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में इसे बताने वाली हूँ जो आपको हूबहू 17 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को टॉप 20 को हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आपको मोलरता लिखना है और दूसरी तरफ आपको मोललता लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला पॉइंट रहने वाला है कि मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं और मोललता में विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। दूसरा है कि मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर विलयन पदार्थों के मोलों की संख्या है। तो उसी तरफ मोललता विलयन के प्रति 1000 विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, ठीक है। तीसरा है मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है और मोललता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। चौथा है कि इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपके पास टाइम कम है, ठीक है। यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास टाइम कम रहेगा, यदि आप कोई कंप्लीट नहीं करेगा तो टाइम ही टाइम है फिर तो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वांटा हाफ समीकरण लिखिए, इसकी सहायता से अनुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इस क्लास में मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिल सके, क्योंकि वही कंटेंट है जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो एक तरफ आपको आदर्श लिखना है, दूसरी तरफ आपको अनादर्श लिखना है, ठीक है। तो ये है आपके कुछ पॉइंट यहाँ पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर के। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, सारे पॉइंट को और कंप्लीट कर लेना है, हो गए। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित को समझाइए। नंबर 1 मोल प्रभाज्य, नंबर 2 है पार्टर्स मिलियन और विलियन अनुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। तो तीनों की परिभाषा आपको कंप्लीट करनी है। तो ये आपकी पहली हो गई, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। ये आपकी अगली और ये आपकी आखिरी लास्ट, ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म की। चलिए तो इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्थिरक्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यह है आपकी स्थिरक्वाथी मिश्रण की परिभाषा कि ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्थिरक्वाथन मिश्रण कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 है आपका निम्न क्वथन स्थिरक्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथनांक स्थिरक्वाथी मिश्रण आपका रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट का नियम है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है।
चलिए, हो गया। ये आपका 7वां प्रश्न है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलीय के अनुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो पूरी क्लास आप जरूर अटेंड करें। इस क्लास के द्वारा आप 60 से 50 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइएगा। तो यहाँ से अगला प्रश्न, निम्न को आपको समझाना है, प्रतिलोम परासरण, समपरासरणी विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको देखिए पढ़ के नहीं बता रही हूँ, वैसे टाइम ज़्यादा आपका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं आपको सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। तो ये आपका लगभग 9वां प्रश्न है, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धनात्मक विचलन है इस तरफ और इस तरफ आपका ऋणात्मक विचलन रहेगा। तो देखिए, ये जो आपका विलयन है, ये वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा आगे परिकल्पित मानों से अधिक होते हैं और ये आपका कम होता है। ठीक है, तो एक तरफ के आपको कंप्लीट करना है, दूसरी तरफ के आपको उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर कि हेनरी का नियम लिखिए एवं अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये आपका हेनरी का यहाँ पर नियम हो गया ये। ठीक है, ये आपका नियम। इसके बाद में ये आपके उपयोग, यहाँ पर यहाँ से आपका उपयोग रहेगा। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं समझाइए। तो ये आपकी सेल स्थिरांक की परिभाषा हो गई। फिर विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक में संबंध, तो सेल स्थिरांक इक्वल ये आपका रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा सारे प्रश्नों को। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओम का नियम क्या है लिखिए। तो ओम का नियम काफ़ी सिंपल है और जिसके आने के पूरे चांस है। किसी चालक में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य यानी कि आई चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, ये रहा आपका, देखिए आई यानी कि धारा के समानुपाती का सिंबल ये रहेगा और ये आपका विभवांतर का। ठीक है, तो किसी चालक में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा कि चालक के दोनों सिरों पर लगने वाले विभवांतर के कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो समानुपाती हटाने के लिए यहाँ पर हम आर एक नियतांक लेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल आर भी आ जाएगा। तो जो आर है आपका यहाँ पर एक नियतांक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन, लवण सेतु क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो काफ़ी देखिए सिंपल इसमें आपके पॉइंट है, आप पढ़ेंगे जिसमें आपको याद हो जाएंगे। यदि आपने तैयारी भी की होगी ना, फिर भी आपको बहुत जल्दी याद होंगी फिर तो। फिर तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता को समझाइए। तो यह आपकी तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी आणविक चालकता की परिभाषा हो गई। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो ये आपकी देखिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा हो गई कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता, चाहे आप इनको उपयोगिता बोल सकते हैं या अनुप्रयोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी ये आपकी है यहाँ पर विशेषता, और ये आपकी उपयोगिता के नाम से पूछा गया है, तो उपयोग यहाँ पर बता दी है। ठीक है, विद्युत अपघटन के प्रभाव में धातु के ऑक्साइड के
ऊष्मीय प्रभाव में हाइड्रोजन युक्त करने के पूर्ण अनुमान लगाने में। चलिए फिर है हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि माइकल फेराडे के विद्युत अपघटन नियम क्या है। तो यहाँ पर है आपका माइकल फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि संचारण किसे कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं बचाव के कोई 3 उपाय लिखे। तो संचारण काफ़ी सिंपल है और देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, आपको 90% ये देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में। तो देखिए वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों की बदल जाने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है, या आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ से इस प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट इसकी परिभाषा को अच्छे से करें। ठीक है, यहाँ से ये है आपके कारक, आगे पूछा गया था कारक। तो देखिए यहाँ पर है आपकी धातु की प्रकृति। तो अधिक क्रियाशील धातु जल्दी संचारित हो जाती है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील धातु जो जल्दी से संचारित हो जाती है। ठीक है, और धातु में अशुद्धियाँ, तो यहाँ पर है कि अशुद्ध धातु जल्दी और अधिक संचारित होती है। ठीक है, चलिए फिर है आपका वातावरण। तो धातु के आसपास के वातावरण में उपस्थित O2, CO2, SO2, SO3 आदि गैस हो तो वहाँ संचारण को बढ़ावा देती है। फिर पूछा था बचाव। तो बचाव में है आपका कि धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, दूसरा है मिश्र धातु बनाकर, क्योंकि मिश्र धातु बहुत कम संचारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपका कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, या कि यह कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका इस प्रश्न का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले। चलिए तो ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ये अकाल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नॉर्टन समीकरण को उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको देखिए 17 मार्च के दिन आने वाले सारे प्रश्न बता दिए हैं। तो आप इस क्लास को पूरी अटेंड करें 17 मार्च के लिए। वास्तव में आपको यदि अच्छे नंबर लाना है, स्कोर आपको अच्छा करना है, तो चलिए तो कंप्लीट आप जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर कीजिएगा।